नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एनआईसी क्लासेस बाय मुनीस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि सामान्य अध्ययन से संबंधित एक प्रश्नों की श्रृंखला हम लाते हैं आपके लिए, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। इसको बनाने के पूर्व बहुत सारे आयोगों के पाठ्यक्रम को देखा जाता है और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख करके ही इस सीरीज को बनाया जाता है। इसमें परंपरागत सामान्य अध्ययन में शामिल लगभग सभी विषयों से संबंधित प्रश्नों को शामिल करने का हमारा प्रयास रहता है और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी इसमें हम शामिल करते हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि सही वाले विकल्प के अलावा जो बचे वाले विकल्प हैं उन पर भी हम उनके संबंधित तथ्यों पर भी हम चर्चा करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको हम देने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। तो बिना देरी के हुए आज की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारी यह श्रृंखला निर्णायक सिद्ध होने वाली। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, आगामी यूपीएसआई, यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी और यूपीपीएससी, यूपीपी सहित तमाम बहुप्रतीक्षित परीक्षाएं हैं जो आगामी दिनों में संपन्न होने वाली हैं और वहां पर सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा। तो हमारी यह सीरीज निर्णायक सिद्ध होने वाली है। पहला प्रश्न रोज की भांति आज भी हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था से ही लिया गया है। प्रश्न आपके सामने है, किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है। आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के मनोनयन की परंपरा हमारी भारत की राज्य व्यवस्था का मुख्य हिस्सा रही है और निचले सदन में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने की परंपरा रही है। अगर हम बात करेंगे निचले सदन की, तो भारतीय संसद का निचला सदन लोकसभा है और राज्य विधानमंडलों में निचला सदन विधानसभा है। तो विधानसभाओं में और भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों के मनोनयन की प्रक्रिया को अब समाप्त किया जा चुका है। मनोनयन किसके द्वारा किया जाता था हम लोग ये भी जानेंगे। तो मनोनयन संसद के निचले सदन अर्थात लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था और राज्य विधान मंडलों के निचले सदन अर्थात विधानसभाओं में संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन है यहाँ पर? तो यहाँ पर संविधान संशोधन दिए हुए हैं 103वां, 104वां, 105 व 101वां। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है कि भाई आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए जो मनोनयन की परंपरा थी उसे किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 104वां। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब ऐसी कोई व्यवस्था भारत के संविधान में नहीं है। यह परिपाटी प्रारंभ से चली आ रही थी, संविधान लागू होने के पश्चात से चली आ रही थी, जिसे समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। 104वें संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का जो सदन में प्रतिनिधित्व है, जो विधायिका में प्रतिनिधित्व है, अर्थात संसद में और राज्य विधानमंडल के निचले सदनों में जो सीटें आरक्षित की गई थी, तो उस आरक्षण को 2020 में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो यह व्यवस्था कब लागू की गई? 2020 में। और अब कब तक लागू रहेगी? तो आगामी वर्ष 2030 तक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सीटें आरक्षित थी उन्हें आगामी वर्ष 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब हम बचे वाले विकल्पों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला विकल्प है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके द्वारा क्या किया गया? तो इसके द्वारा EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने की बात कही गई। ये भी याद रखिएगा, इसकी मांग बड़े लंबे समय से चली आ रही थी। तो 103वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में 10% रिजर्वेशन देने की बात कही गई है। अब हम बात करेंगे 105वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि अगला विकल्प है इसी क्रम में। तो 105वें संविधान संशोधन के द्वारा ओबीसी वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लासेस, राज्यों को निर्देशित किया गया है कि वह सामान्य रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं या अन्य किन्हीं कारणों से जो पिछड़े वर्ग हैं, जिनको अदर बैकवर्ड क्लास या ओबीसी कहा जाता है, तो उनके बारे में विशेष नीतियों को लागू करें, उनके कल्याण के लिए नीतियों को बनाएं और उनकी पहचान भी राज्यों के द्वारा की जाए। हमारा अंतिम विकल्प यहाँ पर दिया है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके द्वारा क्या किया गया? तो इसके द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी का तात्पर्य यहाँ पर है वस्तु एवं सेवा कर, और इसे लागू किया गया है 1 जुलाई 2000
2017 को, याद रखना है 1 जुलाई 2017 को भारत में एकल कर प्रणाली को लागू किया गया, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर हम जीएसटी की बात करेंगे तो दुनिया में सबसे पहले किस देश ने जीएसटी को लागू किया, या ऐसी कर प्रणाली या एकल कर प्रणाली वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो आपको याद रखना है वैश्विक स्तर पर यह प्रयास वर्ष 1954 में सबसे पहले यूरोप के प्रमुख देश फ्रांस ने किया है, याद रखिएगा वर्ष 1954 में यूरोप के प्रमुख देश फ्रांस में सबसे पहले इस प्रकार की कर प्रणाली को लागू किया गया है, और भारत में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1 जुलाई 2017 से इसे प्रभावी माना गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है वो आपके सामने है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए और चारों भारत के पड़ोसी देश है, तो इनमें सबसे छोटा देश कौन सा है ये आपको बताना है। विकल्प के तौर पर यहाँ पहला विकल्प दिया है भूटान, दूसरा विकल्प यहाँ पर दिया है नेपाल, तीसरा विकल्प दिया है यहाँ पर श्रीलंका, और चौथा और अंतिम विकल्प दिया है बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है भूटान। भूटान क्षेत्रफल के आधार पर इन 4 देशों में सबसे छोटा देश है, भारत का पड़ोसी देश है, भारत का मित्र राष्ट्र है, और भूटान एक शांतिप्रिय देश है। यहाँ पर बौद्ध समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा पाई जाती है, और भारत और भूटान के संबंधों में हमेशा बहुत अच्छे तरीके से बहुत बड़ी डील भी हमसे होती है, बॉर्डर भी हम इसके साथ शेयर करते हैं। तो ये भी याद रखना है कि भूटान इनमें सबसे छोटा देश है। अब हम बात करेंगे बचे वाले विकल्पों की। यदि ये आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि इन चारों में क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में किसे रखेंगे या बढ़ते क्रम में किसे रखेंगे, तो इन चारों में सबसे पहला स्थान आएगा बांग्लादेश का। बांग्लादेश जो है वह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है इन चारों में। नंबर 2 पर आ जाएगा नेपाल, और नंबर 3 पर आ जाएगा यहाँ पर विकल्प के अनुसार श्रीलंका। और जैसा कि यहाँ पर दिया है सबसे छोटा कौन सा देश हो जाएगा, तो सबसे छोटा देश हो जाएगा इस विकल्प के अनुसार भूटान। अब हम बात करते हैं कि इसमें से और कितने प्रश्न बन सकते हैं। भारत का जो क्षेत्रीय हितों का जो संवर्धन है उसको देखते हुए भारत सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है वर्ष 1985 से ही कि अपने पड़ोसियों के साथ संबंध हम अच्छे रखें। इसी को देखते हुए वर्ष 1985 में एक संगठन बना था क्षेत्रीय सहयोग की भावना को बढ़ावा देने के लिए, सार्क, जिसको हम कहते हैं दक्षेस, सार्क या दक्षेस। इसकी स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी। स्थापना के समय इसका जो चार्टर है वो साइन हुआ था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, किंतु इसका जो कार्यालय है वर्तमान में या सचिवालय जो कहेंगे वह हमारे पड़ोसी राष्ट्र नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। और सार्क के सदस्य राष्ट्रों की अगर हम बात करें तो सार्क के सदस्य राष्ट्रों में भारत है, यह भी याद रखना है आपको, भारत है, पाकिस्तान है, भारत के साथ में कौन सा देश आएगा, पाकिस्तान है, यह भी सार्क का सदस्य राष्ट्र है। और जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है नेपाल, नेपाल भी सार्क का सदस्य राष्ट्र है, और भूटान भी सार्क का सदस्य राष्ट्र है, और बांग्लादेश ये भी सार्क का सदस्य राष्ट्र है। 6 नंबर पर अगर हम आएंगे तो हमारा जो पड़ोसी राष्ट्र है श्रीलंका, ये भी सार्क का सदस्य राष्ट्र है। 7 नंबर पर हम आएंगे, हमारा एक बहुत छोटा सा देश है जो अगर देखें हम अपने महाद्वीप का सबसे छोटा देश है मालदीव, ये भी है। और 8 नंबर पर या अंतिम सदस्य के रूप में अफगानिस्तान, ये भी सार्क का सदस्य राष्ट्र है, याद रखना है। तो सार्क के सदस्य राष्ट्र ये चारों हैं, और इसमें जो सार्क नामक संगठन में जो बचे राष्ट्र वो यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि सार्क में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वहां पर आपका जवाब होगा भारत। और पूछा जाता है यदि सार्क के सदस्य राष्ट्रों में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा कौन देश है, या एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश कौन है, तो हमारा पड़ोसी देश है मालदीव। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के लिए समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? विलियम फिंच, वास्को डिगामा, पीटर मंडी और जॉन मेंडेल हॉल। 4 विकल्प यहां पर दिए गए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि वास्को डिगामा के द्वारा वर्ष 1498 ईस्वी में इस मार्ग की खोज की गई, और इस रास्ते से होकर के वह भारत आया। और भारत में वह कहां पर उतरा उसका जहाज, तो याद रखना है कालीकट। यदि आपसे राज्य पूछा जाएगा तो आप केरल बताएंगे,
और स्थान पूछा जाएगा या बंदरगाह पूछा जाएगा तो कालीकट बताएंगे, और अगर आपसे तट पूछा जाएगा तो आप मालाबार बताएंगे, मालाबार। और अगर आपसे घाट पूछा जाएगा तो आप पश्चिमी बताएंगे, पश्चिमी घाट बताएंगे। याद रखना है आपको। हम एक बार पुनः दोहराएंगे। वास्को डी गामा 1498 में भारत आता है। कहां पर आता है तो कालीकट में उतरता है। कालीकट कहां है तो केरला में है। केरला का जो क्षेत्र है तो समुद्र से लगा हुआ भाग उसको मालाबार तट कहते हैं, और मालाबार तट पश्चिमी घाट का हिस्सा है। यह भी आपको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। अब हम बचे वाले विकल्पों पर चर्चा करेंगे। पहला विकल्प यहां पर दिया हुआ है विलियम फिंच। पहला विकल्प दिया विलियम फिंच। विलियम फिंच किसके शासनकाल में भारत में आए ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है मुगल बादशाह जहांगीर। ये जहांगीर के शासनकाल में आते हैं और कैप्टन हॉकिंस के साथ में आते हैं। याद रखिएगा, कैप्टन हॉकिंस वही व्यक्ति है जिसे जहांगीर ने 400 का मनसब दे दिया था और इंग्लिश खान की उपाधि से भी उसे विभूषित किया था। यह भी आपको नोट करना है। अब हम बचे वाले विकल्पों पर चर्चा करेंगे। पीटर मंडी। पीटर मंडी किसके शासनकाल में आते हैं तो ये शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में पीटर मंडी आते हैं। और जॉल मिंडनहाल किसके शासनकाल में आते हैं भारत तो याद रखना जॉल मिंडनहाल जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शासनकाल में कौन भारत आता है यूरोप से तो जॉल मिंडनहाल आते हैं। पीटर मंडी शाहजहां के शासनकाल में आते हैं। वास्को डी गामा 1498 में आते हैं। और विलियम फिंच जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। वैदिक आर्य पशुचारी थे, पशुचारी लोग थे। इस तथ्य से पुष्टि होती है कि वैदिक आर्यों का जीवन पशुचारण पर आधारित था। उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। इस बात की पुष्टि कैसे होती है, किन तथ्यों के आधार पर होती है, इसी को ध्यान में रख करके प्रश्न आपके लिए तैयार किया गया है। पहला कथन है ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। दूसरा है अधिकांश युद्ध गाय के लिए लड़े गए। तीसरा विकल्प है पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गायें थी। और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी बातें सही हैं। क्यों? क्योंकि वैदिक काल में गाय का बड़ा महत्व था और गाय को कहा जाता था अघन्या। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है अघन्या। अघन्या का मतलब है न मारे जाने योग्य पशु, न मारे जाने योग्य पशु। गाय ऐसा पशु था जिसको मारना, जिसकी हत्या करना, जिसे पीड़ा पहुंचाना निंदनीय था, दंडनीय था। यह भी याद रखना है। और गाय को बड़ा प्रमुख स्थान दिया गया था। गाय को बड़ी संपत्ति के तौर पर भी देखा जाता था। अघन्या उसे कहा जाता था, यह भी याद रखना है। और वैदिक काल में जब कोई महिला गाय का दूध निकालती थी, उसे दूहती थी, उसे दुहिता नाम दिया गया। इसे पुत्री का पर्यायवाची भी कहा गया है, दुहिता। यह भी आपको नोट कर लेना है। तो न मारे जाने योग्य पशु कौन सा है? गाय। गाय को अघन्या शब्द से संबोधित किया गया। अधिकांश युद्ध गाय के लिए लड़े गए, ये बात भी बिल्कुल सही है। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं और पुरोहितों को उपहार स्वरूप दिए जाने वाली वस्तु कोई और नहीं थी, गाय थी, जिसका महत्व बहुत ज्यादा था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलन नहीं है? हमारी टीम का प्रयास रहता है कि 1 से 2 प्रश्न आपसे में से जरूर पूछें जिनका उत्तर हमें नहीं में देना होता है, क्योंकि जब भी ऐसा प्रश्न से परीक्षा में पूछा जाता है तो वहां पर गलती की संभावना बढ़ जाती है। तो हमें कम से कम 2 बार ऐसे प्रश्न को पढ़ना है और नहीं को अंडरलाइन भी कर देना। निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलन नहीं है? अब हम बात करते हैं। पहला विकल्प है टेलीपैथी, नींद का अध्ययन। दूसरा है एपिग्राफी, शिलालेखों का अध्ययन। तीसरा विकल्प है एथोलॉजी, प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन। और होरोलॉजी जो है, होरोलॉजी दिया है समय मापने वाला विज्ञान। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, अर्थात जो कि विकल्प गलत है वही उत्तर सही माना जाएगा। तो पहला वाला जो विकल्प है यह गलत है। टेलीपैथी नींद का अध्ययन नहीं है। टेलीपैथी के माध्यम से बिना बोले अपने विचारों को व्यक्त करना, अपने जो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो हम कह सकते हैं सांकेतिक भाषा है, उसका प्रयोग कर करके अपने विचारों को व्यक्त करने को टेलीपैथी कहा जाता है। अर्थात उसमें बोलना नहीं है लेकिन संदेश अपना दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देना है। तो यह संचार का एक माध्यम है, यह भी हमें नोट करना है। बाकी यहाँ पर सारे विकल्प सही दिए गए। एपिग्राफी में शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है और एपिग्राफी का सबसे ज्यादा प्रयोग पुरातात्विक साक्ष्यों में जो शिलालेख प्राप्त होते हैं या प्राचीन इतिहास जानने के जो मुख्य स्रोत हैं जिनको हम शिलालेख के रूप में जानते हैं, उनका अध्ययन करने में एपिग्राफी का सबसे बड़ा योगदान रहता है। अगला प्रश्न आपके सामने। सैम्पेन नामक जनजाति का बसाव कहाँ पाया जाता है? जनजातियों से संबंधित प्रश्न
लगातार परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन में पूछे जाते हैं। वह जनजाति किसी देश में निवास करने वाली हो सकती है, किसी महाद्वीप में निवास करने वाली हो सकती है, भारत के किसी राज्य में निवास करने वाली हो सकती है, केंद्र शासित प्रदेश से संबद्ध हो सकती है, और आपके गृह प्रदेश जहां के हम लोग निवासी हैं उत्तर प्रदेश में जिलेवार आंकड़े भी जनजातियों से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया सैंपन नामक जनजाति का बसाव कहाँ पाया जाता है? पहला विकल्प है लद्दाख में, आंध्र प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और मध्य प्रदेश में। तो सैंपन नाम की जो जनजाति है वह भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक और जनजाति पाई जाती है सेंटिनल। सेंटिनल यह जनजाति सेंटिनल आइलैंड पर ही बसी है, इसका बसाव वहीं पर पाया जाता है और यह जनजाति सबसे पहली बार चर्चा में आई थी 26 दिसंबर सन 2004। आपको नोट कर लेना है यह जनजाति सबसे ज्यादा चर्चा में कब आई थी? तो 26 दिसंबर 2004। क्या हुआ था उस दिन? तो याद रखना है समुद्री भूकंप, जिसे हम लोग कहते हैं सुनामी। सुनामी सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो ये भी हमें नोट कर लेना है, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। और पहली बार जो समुद्री भूकंप की घटना 26 दिसंबर सन 2004 को दर्ज की गई थी, अर्थात उसे जापान ने सुनामी नाम दिया था और तब सेंटिनल नाम की जनजाति बहुत चर्चा में रही थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सैंपन और सेंटिनल, और एक जनजाति वहां पर और पाई जाती है जारवा। नोट करिएगा, जारवा, सेंटिनल और सैंपन, ये तीन प्रमुख जनजातियां अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हैं, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। और यह भी याद रखना है कि वह सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, और वहां पर वीर सावरकर हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अगर आपसे पूछा जाता है विनायक दामोदर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, तो वह केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है। और पोर्ट ब्लेयर में अंग्रेजों के द्वारा एक बहुत हाई सिक्योरिटी के लिए एक जेल बनाई गई थी, सेलुलर जेल। यहां से भी पूर्व की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर दिया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी पाई जाती है। सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी का बसाव किस राज्य में पाया जाता है? तो आपका जवाब होगा मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? सामान्यतः जीएस के पेपर में एक दिवस भी आपसे पूछा जाता है, क्योंकि पूर्व की परीक्षाओं में लगातार दिवस से प्रश्न बनते आ रहे हैं। तो इसी क्रम में हमारी टीम के द्वारा भी दिवस से प्रश्न शामिल किए जाते हैं। पहला विकल्प है 24 फरवरी को, दूसरा है 10 फरवरी को, तीसरा विकल्प है 19 नवंबर को और चौथा विकल्प है 16 सितंबर को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 फरवरी को। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। अब हम बचे वाले विकल्पों पर चर्चा करेंगे। 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस। दलहन दिवस, यह भी याद रखना है। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को मनाया जाता है। दालें शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत बताई गई है, और भारत एक दालों का बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता राष्ट्र है। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि भारत में राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। और दूसरा प्रश्न आपके लिए है कि भारत में दालों का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है। आपको यह बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत का जो राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान है या राष्ट्रीय दलहन शोध संस्थान है, उसका मुख्यालय कहां पर है, और भारत का कौन सा राज्य दालों के उत्पादन में शीर्ष राज्य की श्रेणी में आता है। अब हम बचे वाले विकल्प पर चर्चा करेंगे। अगला विकल्प यहां पर दिया है 19 नवंबर को। तो 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। विश्व शौचालय दिवस। विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, यह भी नोट करना है, क्योंकि ये स्वच्छता के लेकर के एक बहुत बड़ा कदम है। जन जागरूकता लाने के लिए 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, जो कि हमारी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पूर्व की परीक्षाओं में खूब यहां से सवाल बन चुके हैं। तो 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके लिए है, विश्व के पहले राजनेता कौन है जिनके इंस्टाग्राम पर फॉलोअरों की संख्या 100 मिलियन पहुंच चुकी है। यह खबर
पूरे राष्ट्रीय से लेकर के अंतरराष्ट्रीय जगत में बहुत ज्यादा प्रचारित प्रसारित हो रही है कि ऐसा विश्व का पहला राजनेता कौन सा है जिसके फॉलोवर इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए, व्लादिमीर पुतिन, बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी। हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, बड़ा प्राउड फील होता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता लगातार वैश्विक स्तर पर बढ़ती जा रही है। और इंस्टाग्राम पर अगर हम बात करें दुनिया के ऐसे दोस्त जो अपने को सुपर पावर होने का दावा करते हैं, तो रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, बेंजामिन नेतन्याहू जिनकी वर्तमान में अगर हम इनकी बात करें तो ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो कि अपने आप को विश्व का सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता मानते हैं। आप लोग देखते होंगे करंट अफेयर्स में, IR में भी आप लोग पढ़ते होंगे। इन सबको पछाड़ के दुनिया के पहले राजनेता बन गए हैं हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री, जनप्रिय प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके फॉलोवर 100 मिलियन से ऊपर पहुंच चुके हैं। याद रखना है। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि व्लादिमीर पुतिन के पास कौन सा पद है या वो किस देश के राजनेता हैं, तो ये रसिया के राष्ट्रपति, ये रूस के राष्ट्रपति हैं, बहुत चर्चा में बने रहते हैं, ये भी याद रखिएगा, ये रूस के राष्ट्रपति हैं। अगर आपसे पूछा जाता बेंजामिन नेतन्याहू कौन है, तो आपको बताना है ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है, यह भी याद रखना है। और इजराइल ऐसा देश है जहां पर 3 साल की सैन्य सेवा हर नागरिक के लिए कंपलसरी कर दी गई अगर वह शारीरिक रूप से सक्षम है तो। 3 साल की सैन्य सेवा कंपलसरी कहां पर है, तो इजराइल में, यह भी याद रखना है। और अगर इजराइल की हम बात करें तो भारत का मित्र राष्ट्र है, और हाल के दिनों में भारत के प्रधानमंत्री का इजराइल का दौरा भी हुआ है। भारत का डिफेंस का बड़ा पार्टनर भी इजराइल है, यह भी याद रखना है। पूर्व की परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बन चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और अपने दूसरे कार्यकाल में हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति सामान्यतः 4 वर्ष के लिए चुना जाता है और अपने जीवन में 2 कार्यकाल वो रह सकता है। ऐसी व्यवस्था प्रारंभ से नहीं थी लेकिन बाद में की गई। अमेरिका का संविधान या अमेरिका को आजादी कब मिली, यह भी याद रखना, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद होता है और पहला लिखित संविधान अमेरिका का माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य ने अपने 23वें जिले हांसी का गठन हाल ही में किया है। बहुत करंट अफेयर्स में यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि कौन सा राज्य है जिसने अपना 23वां जिला गठित किया, उसका नाम है हांसी। आपसे संख्या भी पूछी जा सकती, जिले का नाम भी पूछा जा सकता है। 4 विकल्प यहाँ पर आपको दिए गए, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, अभी हाल के दिनों में हरियाणा की सरकार ने अपने 23वें जिले हांसी का गठन किया। याद रखना है, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, तो नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है कि हरियाणा का जो ये जिला है 23वां होगा, इसका नाम हांसी है और इस जिले को हिसार जिले से अलग किया गया है। याद रखना है, इसे हिसार जनपद से अलग करके या पृथक करके बनाया गया है। नए जिले के गठन का अधिकार किसके पास है, तो याद रखिएगा, नए जिले का गठन राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार के पास इसका अधिकार है कि वह किसी भी जिले का नाम बदल सकती है और नए जिले का गठन कर सकती है, 2 या 2 से अधिक जिलों को एक में विलय कर सकती है। ऐसा अधिकार राज्य के विधानमंडल के पास सुरक्षित है, किंतु ऐसा करने पर केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय और कुछ अन्य मंत्रालयों को इसकी सूचना देनी पड़ेगी संबंधित राज्य की सरकार के द्वारा। नए जिले का गठन कैसा होता है, आप हमारी प्लेलिस्ट में इसका वीडियो भी देख सकते हैं। जब हाल के दिनों में या गत वर्ष हम कह लें 2025 में उत्तर प्रदेश में एक नए जिले की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई थी कि यूपी का 76वां जिला होगा कल्याण सिंह नगर। कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं, तो उनके नाम पर अलीगढ़ के क्षेत्र में एक नया जिला बनाने की औपचारिक घोषणा मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी, जिसका नाम था कल्याण सिंह नगर। जिले का गठन करने के लिए या तो राज्य के विधानमंडल में ऐसा प्रस्ताव पास किया जाए या उसकी सबसे सामान्य प्रक्रिया है कि संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के कार्यकारी आदेश पर भी नए जिले का गठन किया जा सकता है। तो याद रखना है, ये कौन सा जिला है, हांसी,
जिले का क्रम क्या है, 23वां है। और कौन सा राज्य, हरियाणा, और वहां के मुख्यमंत्री कौन है, नायब सिंह सैनी जी के द्वारा ऐसी घोषणा की गई है। और हिसार जनपद को अलग करके एक नया जनपद बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र संघ ने रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियन चुना है। भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में, खासकर भारत में ऐसी समस्या बहुत ज्यादा है कि रोड एक्सीडेंट में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है और खासकर उसमें युवा वर्ग ज्यादा उसकी चपेट में आता है। तो इसको देखते हुए जन जागरूकता लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ लगातार प्रयासरत है, भारत सरकार भी प्रयासरत है और अपने अपने राज्यों की सरकारें भी सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया करती है। तमाम ट्रैफिक रूल भी बनाए जा रहे हैं और तमाम पहले से बने हुए हैं, तो उनको लागू करवाने के लिए, जन जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत के लिए एक नई पहल की है, रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियन चुना है। 4 विकल्प यहां पर है, नीरज चोपड़ा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और शाहरुख खान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने चुना है। सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी भारत के हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है, ये भी आपको नोट कर लेना है। धन्यवाद।